हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आज के चैप्टर में इसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लें, जिससे कि आप लोग आसानी से अपनी अ, हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स को लगा सकें और अपने डाउट निकाल सकें। ठीक है, चलिए, पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या? पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स। पी एक्स यहाँ पर पी एक्स लिखा है हमने, मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, ठीक है क्या? पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल हैविंग द वेरिएबल एक्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा पी एक्स। सर, क्या हम इसको पी बाई लिख सकते हैं? अगर आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल बाई है तो आप पी वाई लिख सकते हैं। क्या सर पी एम लिख सकते हैं? हाँ, अगर आपके पॉलिनोमियल का वेरिएबल एम है तो आप पी एम लिख सकते हैं। सर, ज़रूरी है पी लिखना? देखिए, जनरल हम पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स लिख देते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसको फंक्शन फॉर्म में लिखा तो वो एफ एक्स भी लिख सकता है। ठीक है, यानी कि हम पी एक्स लिख दें, एफ एक्स लिख दें या जी एक्स लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसका प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरीके से एक सिंबॉलिकली हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये चीज़ें हमारे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा माइंड करने की और काम की नहीं है। ये सिंपल आपको ध्यान रखनी है, उसका एक्सप्रेशन का तरीका है। ठीक है, क्या रहेगा? ए ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। ए ज़ीरो का मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ एक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्स की पावर क्या है? जीरो। ठीक है ना? ये जीरो का मतलब है इधर एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो क्या होता है? आप सभी जानते हैं, एक्स की पावर जीरो होता है 1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नंबर को हमने ए ज़ीरो या ए, मैं इसको एक्स की पावर जीरो भी लिख सकता था। ठीक है, हाँ। फिर प्लस ए एक्स की पावर 1, उसके बाद प्लस ये ए वन, मतलब ये ए और ये ए वन अलग अलग है। मैं अभी एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से क्लियर करूँगा। ये ए है, ये ए वन है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आगे और पॉलिनोमियल पे जाते हैं तो ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ए फोर एक्स की पावर फोर, टिल जितना लेंथ का पॉलिनोमियल हो ए एन एक्स टू दी पावर एन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल को लिखने का, एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ, ये ध्यान रखना, अगर आपका पॉलिनोमियल डिग्री एन का है, आपका पॉलिनोमियल डिग्री एन का है, डिग्री एन का मतलब, डिग्री एन का मतलब बेटा ये रहता है कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल है 2x+8। आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आ चुके हो ये सारा, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि डिग्री आपको नहीं पता रहेगा, फिर भी मैं बात करता हूँ। फर्स्ट टर्म, देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 2x+8। ठीक है, यहाँ कितने डिफरेंट वैल्यूज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? टू, तो यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, थर्ड वाला है, सेकंड है 3x² + 4x + 5, कितने डिफरेंट वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? थ्री, तो इसमें तीन टर्म है। सिमिलरली इधर चार टर्म है, इधर पांच टर्म है। क्या? वैल्यूज का आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होना। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज का आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होना, ये इंडिविजुअल वैल्यूज क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सर ये पहला होता है टर्म, होप सो आप लोगों को ये तो पहले से ही पता होगा इसमें। अब और इसके अंदर जो भी ये हमने यूज़ की है वैल्यूज़, इनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। वो क्या क्या हो सकता है मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात वेरिएबल। वेरिएबल सर किन्हें कहते हैं? वेरिएबल किसी भी पॉलिनोमियल्स में वो एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेस किए हुए टर्म जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे एक्स की वैल्यू, अगर हम कुछ और भी वैल्यू यूज़ करें एक्स की, 1 यूज़ कर सकते हैं, 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, या हम कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। ठीक है, क्लियर है? उनको अपन वेरिएबल कहते हैं। जनरली वेरिएबल को हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई। ठीक है, हम इस चैप्टर में जनरली एक्स और वाई के टर्म में वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई एकदम हम रिजिड नहीं है। अगर क्वेश्चन में
एन या एम लिख दिया तो चलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कभी भी बदल नहीं सकता, ठीक है। जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल फिक्स है, ठीक है, जो वैल्यू वेरी नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है क्या। तो हमने बात किया टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म है कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है? जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है। कोफिशिएंट कभी आइसोलेशन में नहीं होता, ये किसी ना किसी पर डिपेंड होगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2x, ठीक है, तो इसमें 2 वैसे तो इंडिविजुअली कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर 2 का वैल्यू फिक्स नहीं है। 2 का वैल्यू किसके मल्टीपल में है? x के मल्टीपल में। तो यहाँ किस पे डिपेंडेंट है? x पर। अगर x बन रहेगा तो इस टर्म का वैल्यू 2, अगर x आप 2 कर दोगे तो इस टर्म का वैल्यू 4, x अगर 3 कर दोगे इस टर्म का वैल्यू 6। तो यहाँ पर ये 2x क्या है? 2x प्रैक्टिकली एक वेरिएबल है ना। इस वेरिएबल के अंदर एक तो डिपेंडेंट टर्म है और एक वेरिएबल है, ठीक है। ये ओवरऑल वेरिएबल में एक डिपेंडेंट टर्म है, एक वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट है लेकिन किसी पर डिपेंडेंट है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये इंडिविजुअली कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर इस टर्म में ये डिपेंडेंट है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्या? जिस पर ये डिपेंडेंट है। तो हेयर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर ये भैया ऐसा लिखा होता 3x², तो यहाँ पर x² एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन 3 यहाँ पर डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है क्या? अगर सर ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कोई इंटीजर हो सकती है, ठीक है। हेयर a इज एनी इंटीजर और a इज एनी नेचुरल नंबर, अगर ऐसा मेंशन है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर x² वेरिएबल है, ये x² एक वेरिएबल है, और a क्या है? से इंटीजर है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर a क्या है? a डिपेंडेंट है किस पर? x²। तो वी कैन से a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात की, एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, जो रहेगा पॉलिनोमियल को px, gx, fx, rx कुछ भी लिख सकते हैं, इज टू a x टू दी पावर 0 प्लस a x टू दी पावर 1, a1 यानी कि मैं b बोल देता हूँ, b x टू दी पावर 1 प्लस और माइनस जो भी है, ठीक है, c x टू दी पावर 2 एंड d x टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। आपस में ये टर्म अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे तो प्लस हो रहे होंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली प्लस या माइनस कुछ भी हो रहे होंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये हमने डिफरेंट एग्जांपल लिखे। अब देखिए बात करते हैं पॉलिनोमियल का जीरोज। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपने टर्म क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, आपको टर्म क्लियर हो गया होगा, आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्लियर होगा। मैं बात करता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हमारा इधर x में है पूरे पॉलिनोमियल, तो मैं कहता हूँ इस एग्जांपल में द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0, ठीक है। तो सर 2x प्लस 8, अब बताओ x का क्या वैल्यू रखें कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो दो तरीके हैं, क्लियर है। पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल अप्रोच, अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी रैंडमली रखते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये पॉजिटिव है 8, है ना, और ये इधर भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव टर्म कभी जीरो तो नहीं हो सकते। ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म नेगेटिव हो, और ये नेगेटिव करने के लिए हमें x की वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में भी थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं बिल्कुल तुक्के से चलना है। तो यानी कि x की वैल्यू कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। सर -1 रखा तो देखो -2 प्लस 8 प्लस 6, सर -2 रखा तो -4 प्लस 8 प्लस 4, सर -3 रखा x को तो -3 2 -6 प्लस 8 2, सर -4 रखा तो -4 2 -8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि सर इफ वी यूज x इक्वल्स टू -4 हेयर देन द पॉलिनोमियल बिकम 0। तो वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड होता है, या फिर पॉलिनोमियल की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है। दिस वैल्यू
इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा, आगे है, अच्छा जीरोस कहते हैं इसको, या वैल्यू दैट सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल कहते हैं, या कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। अलग अलग नामों से जानते हैं। सिंबॉलिकली उन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल हम अल्फा बीटा गामा ऐसे बोल सकते हैं सिंबॉलिकली। यानी कि अगर ये अपना था 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, है ना, तो यहाँ पर x क्या आया था सर? -4। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आंसर देयर? सर देयर इज ओनली अ सिंगल पॉसिबल आंसर दैट सेटिस्फाइड इट, है ना, एक ही पॉसिबल आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक है तो हम कह देंगे एक्स इक्वल्स टू अल्फा वेयर अल्फा इक्वल्स टू -4। कुछ नहीं है, ये अल्फा क्या है? कुछ नहीं, घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। ये इस वैल्यू को जब तक ये पता नहीं है तो सिंबॉलिकली हम अल्फा लिख लेते हैं। जब तक ये वैल्यू पता नहीं है सिंबॉलिकली हम इसको क्या लिख लेते हैं? अल्फा लिख लेते हैं। क्लियर है क्या आपको? ठीक है, अब हम एक और कोई एग्जांपल उठा के देखते हैं। इतना क्लियर है? एक और हम एग्जांपल उठाते हैं। मैं बुक से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे एग्जांपल जो क्रिएटेड हैं ये एरोनियस हो सकते हैं। ठीक है, ये है 8x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, 8x² माइनस 5x प्लस 3, ये हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया। अब मैं कहता हूँ फाइंड द जीरोस। ठीक है, इसके जीरोस बताने हैं। ठीक है सर, सर हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तरीका है हिट एंड ट्रायल अप्रोच से काम करो, यानी कि इसमें x की कई सारी वैल्यू पुट करके देखो, जितनी पॉसिबल वैल्यू से पुट करके देखो, और जिस हालत में आपको द पॉलिनोमियल बिकम जीरो मिलेगा, these are the zeros of the polynomial, और we can say these are the solutions of the polynomial। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। 9th क्लास में आप पॉलिनोमियल सॉल्व करके आ चुके हो। लेट द पॉलिनोमियल इज जीरो, मान लेते हैं कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो द वैल्यू ऑफ x मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जीरोस क्या है? जीरोस क्या है? जो वैल्यूज पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर सकते हैं, जिन वैल्यूज को पुट करने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो निकालने के दो तरीके रहते हैं बेटा। एक तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच हम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्का, हिट एंड ट्रायल, तुक्का लगाया, सही गया या गलत गया, इसको थंब रूल भी कहते हैं, है ना, थंब रूल, थम्स अप और थम्स डाउन, सही है या गलत है। ओके, ठीक है क्या? हिट एंड ट्रायल अप्रोच। तो ये बहुत क्रिटिकल है, आपको बहुत सारे तुक्के लगाने होंगे, उनमें से रैंडमली कुछ सही जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक दूसरा है कॉन्सेप्चुअल तरीका जो हम सॉल्व करेंगे, ये आपने वैसे बचपन में किया रहेगा, 9th क्लास में किया रहेगा। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से सबसे पॉपुलर है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर देते हैं। ठीक है, 8 और 5, ठीक है, ये 8 एंड 5, मेरे को लगता है इधर एरर है कुछ, हमें ये साइन चेंज कर लेने चाहिए। ठीक है, मैंने साइन चेंज कर दिए हैं। 8x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, 8 माइनस 3 बिकम 5, तो हम इधर 5 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 8 माइनस 3 से। ठीक है, ये अपने वैसे 9th में किया है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ठीक है सर, इधर से क्या कॉमन आएगा? 8x। ओके, 8x आने के बाद ये हो जाएगा x प्लस क्या 1, मैंने सही लिखा है क्या सर? इधर से क्या कॉमन आएगा? -3, ये होगा x प्लस 1, दोनों से कॉमन आएगा 8x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए, कभी भी अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, तो वी कैन से a इज 0 एंड b इज 0, और a एंड b एनी ऑफ इज 0। कैसे? अगर a निकालना है तो b को डिवाइड में डाल दिया, b निकालना है तो a को डिवाइड में डाल दिया। तो ये कभी भी दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 हो तो हम इंडिविजुअली हर एक टर्म को कंपेयर कर सकते हैं 0 से। ठीक है, हाँ जी, तो
यहाँ पे देखिए तो मैं एक बार कह सकता हूँ x प्लस वन इसकस टू जीरो, तो x इसकस टू माइनस वन, सॉरी, और दूसरा मैं कह सकता हूँ 8x माइनस थ्री इसकस टू जीरो, तो x इसकस टू 3/8। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? दो। तो एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। यानी कि एक पॉलिनोमियल के जितने भी पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं उनको हम सिंबॉलिकली अल्फा, बीटा और गामा और थीटा, लैम्डा, बहुत सारे हैं जानते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में, करिकुलम में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन ही है। तो हमारे यहाँ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए लीनियर इक्वेशन, हम इस चैप्टर में इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की बात करने वाले हैं। वन वेरिएबल का मतलब हमारे एक इक्वेशन में केवल या तो x होगा या केवल y होगा या केवल m होगा, कोई एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, लीनियर इक्वेशंस किनको कहते हैं? द इक्वेशंस, ठीक है, द इक्वेशंस ऑफ डिग्री वन। अब मुद्दा ये आता है भैया डिग्री क्या होती है? ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है। किसी पॉलिनोमियल में अगर कोई पॉलिनोमियल है, तो किसी पॉलिनोमियल में अगर सारे के सारे टर्म्स, पहली बात पॉलिनोमियल, अगर सारे के सारे टर्म्स की डिग्री क्या है? क्या है सर? अगर सारे के सारे टर्म की डिग्री होल नंबर्स में है, ठीक है, और मोर देन वन है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होता है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज कि अब हम बात करते हैं एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, तो वो डिपेंड करता है इन द लीनियर पॉलिनोमियल ऑन इट्स डिग्री। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इन वन वेरिएबल, तो इसमें केवल एक पॉसिबल आंसर बनेगा, यानी कि x की केवल एक ही वैल्यू होगी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री तो आप लोग जानते हैं ना, हाईएस्ट, जिसको एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं ऑफ द पॉसिबल टर्म्स, सारी टर्म्स की पावर में से जो हाईएस्ट होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 2। यह है क्यूबिक इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या होती है? 3। इसमें कितने पॉसिबल जीरोस होंगे? 3। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या है? 4। ठीक है, तो इसमें कितने पॉसिबल जीरो होंगे? 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं। ठीक है, जीरोस का मतलब द वैल्यूज दैट सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री जानते हैं आप, पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं, टर्म्स की जो पावर्स हैं, उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द टर्म आउट ऑफ द टर्म्स, ठीक है, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को नेमिंग किया जाता है। इट इज, if degree is 1 then it is linear, if degree is 2 it is quadratic, if degree is 3 it is cubic, and if the degree is 4 it is bi-quadratic। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 9th में पढ़ी है ना, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट टर्म है फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म है आपका फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, बट स्टिल हम दोबारा से एक बार बात करते हैं। जैसे कि अपन का भी क्वेश्चन हमने लिया था 2x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल लिया था px। क्या करना है? फाइंड द जीरोज, हमें इसका जीरोज निकालना है। तो हमने क्या किया सर, हमने इसको जीरो से कंपेयर कर लिया, है ना, फिर 2x इक्वल्स टू माइनस 8 कर दिया, फिर हमने x इक्वल्स टू माइनस 4 निकाल दिया, इट इज़ द जीरोज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, अल्फा क्या है? जीरोस का एक रिमार्क है। ठीक है, एक नोटेशन है, इसको इस तरीके से नोट करते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बता रहा था फैक्टर। ठीक है, जितने भी जीरोस हैं, ठीक है, जितने भी जीरोस हैं, जीरोस हमेशा इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। जीरोस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, अगर दो जीरोस हैं किसी इक्वेशन के तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, अगर दूसरा मान लेते 3 तो एक्स इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अगर मैं इस जीरो को कन्वर्ट कर दूं किसमें? एक इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में। ठीक है, कैसे? हम जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, जीरो को शिफ्ट किया और हमने इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, या क्योंकि इक्वल साइन है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्या सही है या गलत है? तो ये जो फॉर्म है ना, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है ना, उसमें जितनी डिग्री है
उतने ही उसके जीरोस होंगे, और जितने पॉसिबल जीरोस होंगे उतने ही उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री है उसके उतने ही पॉसिबल जीरोस होते हैं, और जितने पॉसिबल जीरोस हैं उतने ही उसके पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि सर लीनियर इक्वेशन में सर कितने जीरोस पॉसिबल हैं? हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, देयर इज अ सिंगल जीरो, एक सिंगल जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन है। तो बताओ लीनियर इक्वेशन के कितने फैक्टर होते हैं? सर देयर इज ओनली वन फैक्टर। फैक्टर मीन टू से अगर हम इससे इस इक्वेशन को डिवाइड दें देन द रिमाइंडर शुड बी जीरो। चेक कर लेते हैं डिवाइड देकर। ठीक है, देखिए जब भी डिवाइड देना होगा पॉलिनोमियल्स को तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे। मतलब सबसे पहले चाहे वो डिवाइज़र हो चाहे वो डिवाइडेंट हो, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप बेहद आसान है। आप देखिए इधर क्या है x और कॉफिशिएंट 1, इधर क्या है 2x। ठीक है, कॉफिशिएंट 2 और x। तो देखिए सबसे पहले वेरिएबल वेरिएबल x हमें x लाना है, x है अपने पास। ओके, फिर कॉफिशिएंट, इधर कॉफिशिएंट क्या है 1। ठीक है ना, इधर कॉफिशिएंट कुछ नहीं रहता तो हमेशा 1 है। ठीक है, ओके, और इधर कॉफिशिएंट 2। तो मैं किसका इंटू कर दूं कि आपका 2 हो जाए? तो सर हम इसमें 2 का इंटू कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा ये 2x प्लस 8। रूल आपको पता होगा डिवीजन का, रिमाइंडर इज जीरो, हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, होप सो आपको ये आ गया होगा। वैसे ये लीनियर हमारे काम का नहीं है, ये 8th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे काम का है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। से देयर इज अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, आपको क्या करना है फाइंड द जीरोस। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच और एक फैक्टराइजेशन अप्रोच। ठीक है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच तब लगाना है जब फैक्टराइजेशन लगाना पॉसिबल ना हो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं या मिडिल टर्म टेकिंग से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या निकाल रहे हैं इसके जीरोस। सर जीरोस किन्हें कहते हैं? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। तो हम मान लेते हैं कि x की कोई वैल्यू ऐसी है जिसके साथ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है क्या? ओके, हम जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना वो इस बात को सेटिस्फाइड करा रही है यहाँ पर ऐसा लिखने से कि हाँ वो वैल्यू हम जो भी ले रहे हैं वो वही वैल्यू है जिसको पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। ठीक है, हाँ जी, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं। कितना हो गया 24, 24 को 8 एंड 3, ठीक है क्या, माइनस करके, क्योंकि माइनस का साइन है ये आपको पता होगा। इधर अगर प्लस साइन है तो हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं और इधर माइनस साइन है तो फैक्टर्स को लेस करते हैं। ओके, हाँ जी सर, इधर से क्या कॉमन आएगा 2x, क्या रहेगा x प्लस 4। इधर से क्या कॉमन आएगा -3, क्या रहेगा x प्लस 4। ओके, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है x प्लस 4। इधर क्या रहेगा 2x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब भी a इंटू बी इक्वल्स टू 0 होगा तो वी कैन कंसीडर a इज इक्वल टू 0 और या एंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कि और होगा या एंड होगा, हम अभी दोनों मानते हैं। ओके, क्लियर है? a इंटू बी जीरो बेटा हो सकता है अगर a अकेला जीरो हो तब भी, या a कोई भी वैल्यू हो बट b जीरो हो तब भी, या फिर दोनों जीरो हो तब भी। इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके का जंक्शन लिखते हैं। ठीक है, एंड और कुछ भी लिख देना आप चलेगा। ओके, हाँ जी, तो x इक्वल्स टू क्या -4, देखिए ना 4 0 -4, इधर 2x इक्वल्स टू 3 तो x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है क्या? तो ये कैसा पॉलिनोमियल था सर? इसकी डिग्री 2 थी, है ना? तो ये सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने पॉसिबल जीरोस हैं? मैक्सिमम 2 जीरोस हैं, हमने दोनों निकाल लिए। सर अगर मैं इसको
नोटेबल फॉर्म में लिखूँ, नोटेशन में लिखूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा अल्फा और इसको बीटा। सर मैं इसको बीटा और इसको अल्फा लिखना चाहता हूँ, मैं सर इसको बीटा लिखना चाहता हूँ, इसको अल्फा लिख सकते हैं क्या? आपकी मर्जी है। दोनों को अल्फा नहीं लिख सकते, दोनों को बीटा नहीं लिख सकते, किसी भी एक को अल्फा लिखोगे तो किसी भी दूसरे को आप बीटा लिख दोगे, ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से आना चाहिए ये सारा, ठीक है। अच्छा सर, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये जो जीरोज़ मिल गए थे, अब देखिए हम रिवर्स चल रहे हैं, मैं रिवर्स चल रहा हूँ और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। सर जो जीरोज़ मिले थे एक्स इक्वल्स टू -4 एंड एक्स इक्वल्स टू 3/2, ये क्या मिले थे सर? जीरोज़। तो एक काम करो, इन जीरोज़ को पहले फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये जीरोज़ हैं किसके? अपने पॉलिनोमियल्स के, दोनों ही जीरोज़ हैं अपने पॉलिनोमियल्स के। तो हमें क्या करना है, इन जीरोज़ को फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फैक्टर, ठीक है। वैसे सॉरी, क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने फैक्टर की फॉर्म में सही लिखा? ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला 8 या मैंने बोला 6, ठीक है, तो ये क्या है? दोनों फैक्टर्स हैं, ये 8 के फैक्टर है, ये 2 के। आई एम नॉट टॉकिंग द प्राइम फैक्टर, मैंने ऐसे फैक्टर की फॉर्म में लिखा, आई एम नॉट टॉकिंग द प्राइम फैक्टर। कोई बच्चा कहेगा कि सर 2 इंटू 2 लिख दो, मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टर मीन्स द फैक्टर आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल फैक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, मैंने इनके दो फैक्टर की फॉर्म में अगर ऐसा लिखा, तो एक बात बताओ, अगर 8 के फैक्टर 2 और 4 हैं, ये दो फैक्टर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 4 इनका मल्टीप्लीकेशन से 8 मिलेगा? अगर मैं कहता हूँ एक नंबर के दो फैक्टर हैं 2 और 3, तो मैं कह सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 के मल्टीप्लीकेशन से वो नंबर मिलेगा? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? तो वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी फैक्टर मल्टीपल पे अच्छा काम किया हुआ है, तो आपको वहाँ से भी क्लियर होनी चाहिए कि मल्टीपल इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना। तो अगर ये दोनों मैं एक्स जीरो की बात नहीं कर रहा, ये x+4 एंड 2x-3, ये दोनों अपने क्या हैं? पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके सर क्या मिलेगा? चलो चेक कर लेते हैं, करेंगे इनटू, ठीक है। सर इक्वल जीरो क्यों लिख दिया? अरे सर ये जीरो जीरो था ना, ऐसे, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? मतलब मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, उनका हम मल्टीप्लाई करा दें आपस में, है ना। क्लियर है? तो हो सकता है कोई कांस्टेंट हो उसके साथ में, हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई कांस्टेंट हो, सर क्या कहना चाहते हो? एक्चुअल में मैं ये क्लियर करता हूँ, अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, आपको इसका जीरो क्या मिला था? x=-4 और फैक्टर x+4, तो देखो ना x+4 एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है ना। तो एक ही फैक्टर सर, ये तो लेकिन पॉलिनोमियल के बराबर नहीं है, तो भैया इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो क्या होगा? हो सकता है कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी मतलब के, तो यानी कि वी कैन से इज इक्वल टू 2 इंटू डैश, हेयर के इज टू 2, ठीक है। क्लियर है? और क्लियर होगा, बहुत टफ एंड हार्ड नहीं, बेहद आसान बातें हैं, ठीक है क्या? कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ जल्दी से अपना रेस्पॉन्स दो मेरे को। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान देना है। हमने क्या किया, हमने सर एक, पहले हमने लीनियर लिया था, अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया और हमने इसको सॉल्व करके सबसे पहले इसकी जीरोज़ निकालना सीखा, ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ गए थे। सर हमने जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से क्या किया, इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है। एक पॉलिनोमियल्स के जितने पॉसिबल जीरोज़ होते हैं उसके उतने ही पॉसिबल फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने देखा
फैक्टर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बिकम इक्वल टू द मल्टीपल। इसका हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट, इसको हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में है इसीलिए हमने इसका प्रूफ भी देखा कि सर हमने जब ये दो फैक्टर्स निकल गए थे पॉलिनोमियल के और इन फैक्टर्स को दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें दोबारा से पॉलिनोमियल ही मिल गया। ओके, क्लियर है? कहीं डाउट है? हाँ जी, नहीं है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जहां पर एक पॉलिनोमियल इसमें इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में रहेगा, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्या चलेगा? ओके, px इक्वल्स टू, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर a क्या है? a इज, a क्या है? something not equals to 0. a is the coefficient of x square. Here a is the coefficient of x square। ये किस पे डिपेंडेंट है? x स्क्वायर पे। इधर प्लस बी या बी, देखो प्लस साइन है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम प्लस को बोलते नहीं है। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और c इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है। अगर पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिखूंगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब अगर ये आपका पॉलिनोमियल इस तरीके से होता तो मैं कहता इसमें a क्या है? आपका जवाब होता 3। मैं कहता इसमें b क्या है? -2। दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस साइन होता है, अगर कहीं माइनस है तो वो उसके कोफिशिएंट या कांस्टेंट के साथ एडजस्ट होगा। और c क्या है? c इज 5 हियर, ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 2 तो a क्या होता? b क्या होता? c क्या होता? सिंपल, ठीक है। ये ए बी सी क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, डिपेंड करता है पॉलिनोमियल के ऊपर। सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट ए मान लेते हैं, उससे छोटी का बी मान लेते हैं, उससे छोटी का सी मान लेते हैं, और जिसमें x टू दी पावर 0 का इंटू यानी कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है क्या? ओके, हाँ जी। तो बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री सर 2 है। डिग्री क्या है? 2 है सर। डिग्री 2 है तो इसमें ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक हो गया तो इसमें कितने जीरोज होंगे? देयर आर 2 जीरोज। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो जीरोज को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 जीरोज को हमने दे दिया x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। और अगर जीरोज हैं जिनका वैल्यू भी नहीं है, एग्जैक्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू उनको क्लियर नहीं है, हम उसको नोटिफिकेशन में लिखना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन मतलब हम लिख सकते हैं x का एक वैल्यू होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अल्फा एंड बीटा आर इधर एनी वैल्यू। क्लियर है क्या? कोई डाउट? अच्छे से यहाँ तक आ गई स्टोरी क्लियर? अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। सर ये मेरा पॉलिनोमियल है, हाँ, क्योंकि सर ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 थी, हाँ, इसलिए सर इसके 2 जीरोज होंगे, हाँ, वो जीरोज होंगे x इक्वल्स टू अल्फा x इक्वल्स टू बीटा, हाँ। तो सर इसको 2 फैक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल हाँ, क्लियर है, क्योंकि इसके 2 जीरोज हैं, सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखा मैंने, ठीक है। अभी इसलिए मैंने एग्जाम्पल पूरा ऊपर कराया था, बिल्कुल उसी का सिंबॉलिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो सर इसके, ठीक है, इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ जी, हाँ। तो अब फिर से एक बात करते हैं। सर हमने पढ़ा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को म्यूचुअली इंटू करा दें, आपस में इंटू करा दें, अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर को आपस में इंटू करा दें तो हमें वही पॉलिनोमियल मिलता है।
ठीक है सर, प्रूफ दिखाओ। ये देखो, ये हमने एक पॉलिनोमियल लेके सॉल्व किया, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स जीरोस निकाले, फिर फैक्टर फॉर्म में लिखा, फिर हमने उसके फैक्टर्स को आपस में इंटू कराया और हमने प्रूव किया कि फिर से फैक्टर्स के इंटू से हमें पॉलिनोमियल मिल जाता है। क्लियर है? यानी कि इस प्रूफ को मैं इधर अप्लाई करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो पी एक्स है उसका जो वैल्यू है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। द पॉलिनोमियल इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल फैक्टर। ठीक है क्या? इनटू के होता है और एलिमेंट नहीं है, अपने काम का नहीं है अभी, मैं इसलिए उसको इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? द पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ जी। तो सर मैं कह सकता हूं पी एक्स इज इक्वल टू फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2। अरे क्लियर है क्या? मैं कह सकता हूं पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मींस फैक्टर 1 एक्स माइनस अल्फा इंटू फैक्टर 2 एक्स माइनस बीटा। हाँ, तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डन। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बस स्टोरी को देखते रहना है। इंटू करो साहब, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चेक करो क्या मेरा प्रोडक्ट सही है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, प्रोडक्ट सही है क्या? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लाइक टर्म हो सकती हैं, लाइक टर्म जिनके कोफिशिएंट एक जैसे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिनके डिग्री एक जैसी होती है, उन टर्म्स, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, टर्म्स जिनकी डिग्री एक जैसी है, जिनकी वेरिएबल एक जैसे, उन्हें लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला कोई है क्या? नहीं है सर। एक्स वाला एक दो, और ये इसमें कोई एक्स नहीं है, अल्फा बीटा कहते हैं वैल्यू, तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है क्या? हाँ जी, दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स माइनस एक्स। क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा। डन, कहीं कोई डाउट नहीं है? अब हम अगर इनको कंपेयर कराएंगे, ठीक है, लाइक टर्म कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म से कंपेयर करूंगा, 1 एक्स स्क्वायर इज टू ए एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? 1। ठीक है, अच्छा ध्यान में रखना, अगर मेरा यहाँ पे कोई भी, जैसे उधर 2 था, ऐसा कोई मल्टीपल में और होता से के, तो इन सब में के और आता और ए का वैल्यू इधर ये है, और अगर मैं के साथ सॉल्व कर रहा होता तो ये होता के एक्स स्क्वायर और ए का वैल्यू क्या हो जाता बच्चों? इधर के हो जाता। मैंने के जानबूझकर इग्नोर कर दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना बढ़े। ठीक है, इधर के और भी कोई मल्टीपल होता, कोई कांस्टेंट वैल्यू और मल्टीपल में होती तो इस तरीके से होती। ठीक है क्या? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है क्या? ओके, के आगे, अब आगे चलते हैं। बी एक्स ये क्या होता? ये होता माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। प्लस बीटा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को इधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझें। अब देखिए, अगर के से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा और 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझें। यहाँ पर ये होगा माइनस बी अपॉन 1। ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखना है इसको, अगर आप के को इग्नोर करते हैं तो ये रहेगा। तो माइनस बी अपॉन 1 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? जो हमने इक्वेशन 1 में निकाला था। ठीक है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है क्या? क्लियर है?
माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सर ये कहाँ से आया बेटा? जब इसको सॉल्व करोगे जाएगा माइनस बी अपॉन वन, ठीक है। और ये बन है ना, उस बन की वैल्यू हमने, ये जो अभी हमने पहले रिलेशन से निकाली थी, वहाँ से हमने बन की वैल्यू क्या लिखा इधर? ये लिखा, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन बन गया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा रहेगा ये, हम विदाउट के कर रहे हैं, ध्यान रखना। अभी सी इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा, तो ध्यान से सी इक्वल्स टू अल्फा बीटा, तो क्या मैं सी अपॉन वन इक्वल्स टू अल्फा बीटा लिख दूँ? तो सी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ये रिलेशन बना, ठीक है। हो सकता है वन का कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो मैं आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल इस तरीके से था कुछ कि जिसमें कोई कांस्टेंट फैक्टर पहले ही आ गया कॉमन, और हमने उसको डिवाइड में जीरो से एडजस्ट करा दिया, तो ऐसा पॉसिबल है, कई बार ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट फैक्टर ऐसा था जो कॉमन आया और हमने उसको डिवाइड में भेजा होगा, वो होगा के, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट फैक्टर होगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, से उसको हमने क्या मान लिया? के। सर कोई एग्जांपल देके बताओ, ऐसा समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो इधर मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे। क्या क्या ये एक पॉलिनोमियल पॉसिबल है? ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, तो हम इसको क्या मान लेंगे? ज़ीरो। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सर टू कॉमन है, ध्यान से समझना बच्चों। क्या इसमें से टू कॉमन है? तो हम अगर इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे? हमने टू कॉमन लिया, क्या हो गया? टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल ऐसा दिया था क्वेश्चन में, ठीक है क्या? अगर ऐसा पॉलिनोमियल दिया है तो क्या ये सही है? हाँ जी। तो देन अब हम इसको क्या कर सकते हैं? तो ये रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? ठीक है। और सर इसको अगर हम सॉल्व करके जीरोस निकालेंगे तो भैया सॉल्यूशन आगे का ये गया, ठीक है क्या? तो मेरे कहने का मतलब कि क्या था कि ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है कि जो सारी टर्म में कॉमन हो, जिसको हम कॉमन लेके जीरो के साथ एडजस्ट करा दें। प्रैक्टिकली इस के का जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये हो के तब भी हमारे जीरोज वही रहेंगे, है ना। और ये के नहीं भी हो तब भी हमारे जीरोज वही रहने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज के हेयर? इधर के का मतलब था जो सारे टर्म में कॉमन है, जिसको हमने कॉमन लिया और जीरो से एडजस्ट करा दिया, जिसका हमारे जीरोस की वैल्यू में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक मल्टीपल है वो, सिंपल। पॉलिनोमियल का मल्टीपल मतलब अगर पॉलिनोमियल ये था तो इसमें टू का इंटू किया, ये बन गया, ओके क्लियर है, बाकी कुछ नहीं है। तो हो सकता है ना कि सर इसके अगर मैं फैक्टर लिखूं तो इसके तो फैक्टर अभी हमने जो लिख लिए थे, तो इसमें टू भी तो एक फैक्टर लिख सकता है, टू इंटू ये, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे टू क्या है? कांस्टेंट है। टू क्या है? कांस्टेंट, जिसको हमने के से लिखा। तो फिर से मैं आता हूँ, दोबारा से इसको बता देता हूँ जिन बच्चों को कंफ्यूजन है उनके लिए। तो अगर यहाँ पर के भी होता, अगर यहाँ पर के भी होता तो देखिए कैसा होता। मैं यहाँ से इसको इरेज करके के साथ इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं जिससे कि अगर किसी बच्चे को बन के साथ ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया कि बन को हमने ए क्यों लिखा हर बार, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है। मैंने माना कि ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने वो कॉमन फैक्टर के की वैल्यू वन मानी थी, है ना, यानी कि ए इक्वल्स टू के इक्वल्स टू वन मान लिया था। लेकिन अगर वो कोई कॉमन फैक्टर है तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखिए क्या रहेगा, ये के ऐसा इनटू में आएगा क्योंकि के हमने कॉमन लिया था। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसमें से के कॉमन लेके बाकी के दो जीरोस निकाले थे जो अभी हमने ऊपर निकाले हैं, टू कॉमन लेके तो निकाले गए होंगे ना, तो टू का इंटू करेंगे तभी तो पॉलिनोमियल के बराबर होगा। हाँ, तो देखिए फिर ये कैसा होगा, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा के। क्लियर है क्या? बस हमने के का तीनों के साथ इंटू किया जो बाहर था अभी तक।
हाँ सर। अब देखो, अब ज़्यादा और अच्छे से अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। देखो, तो अब मैं टर्म को लाइक टर्म को कंपेयर करूँगा, तो ए एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम के एक्स स्क्वायर से। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया के, कहीं दिक्कत नहीं। फिर हम, अरे हाँ, फिर हम बी एक्स को कंपेयर करेंगे किससे, माइनस एक्स के अल्फा प्लस बीटा से। तो आपको मिलेगा, ठीक है, ये एक्स एक्स कैंसिल, माइनस बी और के को हमने क्या लिख दिया, के। देखिए अभी मैंने के की वैल्यू क्या मान ली थी, 1। तो हमने वन की जगह के की जगह यहाँ पे ए लिखा था, वन की जगह, अब यहाँ पे के लिखा है तो के की जगह लिख देंगे। ओके, अब थर्ड वन, ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन के, और के क्या था, ए। ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे काम के ये दो रिलेशन हमें मिले, ठीक है। ये दो रिलेशन हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। क्या क्या रिलेशन है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा मिला सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ठीक है। कहाँ से मिले ये जब ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी इजकस टू ज़ीरो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, जहाँ पर अल्फा एंड बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो बेटा अगर इसको मैं ऐसे ना लिखकर और दूसरे तरीके से लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी का बस इसका वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ। तो देखो मैं माइनस बी की जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो ध्यान से, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चलेगा क्या, अपॉन ए की जगह कोफिशिएंट, एक सेकेंड, हाँ, ये इरेजर काम नहीं कर रहा क्या, ठीक है। ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने बी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को रिप्लेस करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ये सर अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस, और ये क्या है उनका सम, तो मैं इसको लिख दूंगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। क्लियर है, हम इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, मैं इसका रिलेशन सेट करके देता हूँ, सी क्या था, सी था आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका टू ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्लियर है, तो यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो बेसिक इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट्स में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसका प्रूफ ये रहा, ठीक है। और भी हम इसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रूफ करेंगे अभी, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये एक पॉलिनोमियल में है ना, एक पॉलिनोमियल में और उसके जीरोस में एक म्यूचुअल रिलेशन जरूर होगा। वो रिलेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, here b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, ठीक है। क्लियर है, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, here c is the constant and a is the coefficient of x square, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपकी बुक में, ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको दिया, ठीक है। क्लियर है, ओके, और आपको ये रिलेशन बताया। एक और बात मैं क्लियर करता हूं कि आप ये ध्यान रखना
कि जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसको, तो आपको एक फॉर्मेट मिला था। मैं अभी इस के को इग्नोर करता हूँ, इधर मैंने बताया था ना ये के रेलिवेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या? मैं इसको दोबारा नीचे लिख देता हूँ। आपका पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या था सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, दिख रहा है। इसको मैं क्या कहूँ? पी एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि किसी पॉलिनोमियल के अगर मेरे को जीरोस भी पता हो, केवल पॉलिनोमियल्स नहीं पता है, केवल जीरोस भी पता हो, तो हम इस वाले सिचुएशन को, फॉर्मेट को यूज़ करके पॉलिनोमियल ड्राइव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस डेरिवेशन से हमें कितने काम के फॉर्मूले मिले हैं? देखिए, ये डेरिवेशन है ना, इसीलिए पहले मैंने इसको एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व कराया था, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ सारे वेरिएबल टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल मिनटू से सिंबॉलिक टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो टोटल हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। पहला, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट, हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट मिला आपको इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, नंबर 1। दूसरा आपको मिला सम ऑफ जीरोज, रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोज विद द कोफिशिएंट्स, और तीसरा आपको मिला रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विद द कोफिशिएंट। हमें 3 फॉर्मूले मिले हैं, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन 3 फॉर्मूलों पे टोटली बेस्ड है, ठीक है, क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए बी सी मैंने लिया था वही हमने रिप्लेस किया है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आ गई होंगी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूँ और समझते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि हमें दिया है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर -3 एंड 2, ठीक है। देयर आर 2 जीरोस गिवन ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस गिवन हैं, एक है -3 और एक 2, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल पता करना है। आपको क्या पता करना है? पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल निकालने के कितने तरीके हैं, ठीक है, बताओ। सर ये पॉलिनोमियल निकालने के कितने तरीके हैं? सर ये पॉलिनोमियल निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं सर, हाँ। कैसे? पहला, सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, जो हमें पता है, अगर 2 जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक होगा, और उसका फॉर्मेट है ये, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इसीलिए मैंने कहा ना ये फॉर्मूला काम का है हमारे, ठीक है। किसी को भी आप अल्फा, किसी को भी बीटा पुट करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? इट बिकम -1 -1 माइनस +1। क्या मैं सही हूं? ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 2। पहला तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, पता है क्या? अल्फा इजकस टू -3 एंड बीटा इजकस टू 2 से द पॉलिनोमियल इन एक्स। हम पॉलिनोमियल इन एक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं x इजकस टू -3 एंड x इजकस टू 2, सॉरी, आर द जीरोस। हम जीरोस को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में? फैक्टर्स में। तो x प्लस 3 इजकस टू 0 और x माइनस 2 इजकस टू 0 आर द फैक्टर्स। क्लियर है क्या? देखिए, क्लियर होना चाहिए, ये 9th क्लास की पढ़ी हुई चीज़ें हैं। और हमें पता है अगर किसी चीज़ के फैक्टर्स पता है तो व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर वी गेट द मल्टीपल। तो देखिए, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, ठीक है, इसकस टू 0 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये 0 जीरोस थे, ठीक है। चलिए करो, एक्स स्क्वायर
मैच द रिजल्ट इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो ये तुक्का नहीं है, ये फार्मूला बिल्कुल ड्राइवन फार्मूला है और इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया है। और मैंने सारी की सारी चैप्टर से रिलेटेड बातें डिस्कस करने की कोशिश की जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़रूरी हैं। आपको जीरोस और जीरोस से फैक्टर कैसे बनता है ये क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले के लिए हम दो तरीके से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरोस, आइदर यूजिंग द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स विद द कांस्टेंट्स और जीरोस, है ना, और यूजिंग द ट्रिक और सिंपल व्हेन वी मल्टीप्लाइड द फैक्टर वी गेट द मल्टीपल। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को अपन ने किया ना, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, होप सो आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट हैव अ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 -7x। एक पॉलिनोमियल दिया है ना, हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसके जीरोस निकालने वाले हैं। ठीक है, जीरोस निकाल के हम जीरोस और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड कराने वाले हैं। फिर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन जोड़ेंगे हम कि यूजिंग द जीरोस एंड प्रिपेयर और गेट अ पॉलिनोमियल बैक, पॉलिनोमियल दोबारा बनाना है। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। हाँ, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस सॉल्व करेंगे और हम इसमें जो भी कोफिशिएंट्स ABC हमारे होते हैं वो लिखता हूँ मैं। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल को हमेशा सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा अब इसको ऐसे सॉल्व करना चालू कर देगा तो हो सकता है वो ऐसे करे 6 7 जा 42 और फिर 42 का सब्ट्रैक्शन करके 3 निकाले, गलत है। द पॉलिनोमियल मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिग्री के ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा, असेंडिंग भी चलेगा डिसेंडिंग भी चलेगा, बट हम प्रेफर करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली पावर, उसके बाद ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द जीरो लेट द पॉलिनोमियल बी जीरो। ठीक है, क्या ध्यान रखना, इट शुड बी इन द ऑर्डर, ऑर्डर में लिखना जरूरी है, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, वी मस्ट राइट द पॉलिनोमियल और री राइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें डिग्री ऑर्डर में होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चलता है, जनरली हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है क्या, हाँ। अब बताओ मेरे को ए क्या होगा इधर, ए शुड बी द 6 कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, बी क्या होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री। नेक्स्ट हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट के बाद वाली। ये देखिए, ये यूजिंग द साइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा प्लस होता था, तो अगर अपोजिट साइन है तो आप इसको कोफिशिएंट के साथ ले लेंगे। ठीक है, और सी क्या होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। जीरो क्या होंगे, अल्फा बीटा। पता है आपको, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, यही तो करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको इस तरीके से ABC उसमें लिख लो, पहले जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, कभी गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। पॉलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हाँ जी, 6 3 जा 6 3 जा 18, माइनस यूज करना है, 18 के फैक्टर सेट करो कि माइनस करने पर 7 आए, 9 and 2। ये सारी चीज़ें आपने 9th में अच्छे से पढ़ी हैं, सॉरी। अब यहाँ साइन की प्रॉब्लम आती, बच्चा लिखे क्या, तो बहुत इजी तरीका है, इसको ऐसे ही रहने दो, सब कुछ ऐसे ही रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो। वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द 7, हम क्या कर रहे हैं, 7 को बदल रहे हैं, बाकी सब एज इट इज रहने दो, केवल 7 को छोड़कर। 7 को रिप्लेस करके क्या बनाया था अपन ने, 9 - 2, तो 7 को रिप्लेस करो और 9 - 2, एक स्टेप बढ़ेगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, अब -9x, हाँ जी, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी गलती कर सकते हैं, तो एक काम करो, इनको दिमाग में एक बार सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो इसकी। -9x + 2x क्या बन रहा है सर, -7x। देखो मैच कर रहा है, यानी कि आपने सही किया है।
सॉल्व में इसको मतलब वापस रिवर्स मत कर देना, बस ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गलत है या सही है चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, इधर आते हैं। सबसे पहले जो कॉफिशिएंट्स हैं उसमें देखते कॉमन 6 एंड 9, क्या कॉमन है सर 3। 3 ओके ओके, वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और एक्स में सर x एक्स। ओके, इधर क्या बचा, 2x इधर 3 डन, -3 कोई भी डाउट नहीं, क्लियर है। एक बात और ध्यान में रखना है, जो ये वैल्यू इधर बचती है ना, दूसरे ब्रैकेट में भी जनरली आपके वही वैल्यू बचेगी। कुछ बार ऐसा होगा कि आपके साइन अपोजिट होंगे, आपके जो वैल्यू हो रही होगी ना उसके साइन अपोजिट होंगे। तो एज वी नो दैट अगर हमें साइन किसी ब्रैकेट के चेंज करने हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय वन -1, ठीक है। तो हम इसको -1 कॉमन लेके साइन सेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साइन बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या कॉमन लेंगे +1, बिकॉज वी डोंट नीड टू चेंज द साइन, बिकॉज वी डोंट नीड टू चेंज द साइन, इसीलिए हमने जो पॉजिटिव था वो कॉमन लिया, प्लस कॉमन लिया। लेकिन इफ वी नीड टू चेंज द साइन, अगर हमें साइन चेंज करने हैं तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने माइनस साइन का एक बार डिवाइड करा दिया, एक बार मल्टीप्लाई, मल्टीपल का हम आगे यूज करते हैं और डिवाइड को अंदर सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, माइनस साइन कॉमन ले लेना जिससे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इधर क्या कॉमन, -3 हमने इसीलिए पहले टर्म में इनको एक जैसा किया था जिससे कि अगले अरेंजमेंट में यानी कि इधर आए तो ये कॉमन आ जाए। अगर इनके साइन एक जैसे नहीं होते तो ये टर्म एक जैसे नहीं होते और हम कॉमन नहीं ले पाते, यानी कि सॉल्यूशन वहीं पर हैंग हो जाता, ठीक है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ इस बात का बच्चों को ध्यान रखना होता है कि ये जो टर्म अंडर द ब्रैकेट है ये सिमिलर हो, एक जैसी हो, एग्जैक्ट हो, बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। हाँ जी सर, इधर क्या बचेगा, डन। तो a इंटू बी इजकस टू जीरो, देन वी कैन से सर a इजकस टू जीरो एंड और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या। इधर से आएगा x इजकस टू 3/2 और इधर से आएगा x इजकस टू -1/3। दीज आर योर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत है। हाँ, अब सर ये जीरोज आ गए, यानी कि किसी एक को मैं क्या बोल दूंगा सर, किसी एक को हम बोल देंगे अल्फा। अल्फा ये आया था आपका 3/2 और ये -1/3। एक को मैंने अल्फा नाम दे दिया और एक को मैंने बीटा नाम दे दिया, ठीक है क्या। ओके, क्या क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आगे हमें क्या करना है, रिलेशन सेटिस्फाइड कराना है, रिलेशन सेटिस्फाइड कराना है। तो कैसे सेटिस्फाइड कराते हैं, वी नो दैट sum of zeros alpha plus beta is equal to -b upon a and product of zeros alpha into beta is equal to c upon a। लेकिन ये हमें वेरीफाई कराना है, मतलब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ये इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये इक्वल है। मतलब हम एक जगह लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वेशन 1, एक जगह लिखेंगे -b अपॉन ए इक्वेशन 2, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन कंपेयरिंग वी गेट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, रिलेशन सेटिस्फाइड। क्लियर है क्या। जो हमें सेटिस्फाइड करना है उसको ऑलरेडी हम इक्वल नहीं मान सकते, हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। नेम देम इक्वेशन 1 और 2 और 3 और 4 एज यू नीड, और फिर हम कंपेयर कराकर दिखाएंगे कि भाई क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 म्यूचुअली इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है और रिलेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू उठा के रखनी है, सॉरी इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, क्या कैलकुलेशन सही है मेरी, देखो जरा क्या कैलकुलेशन सही है। हाँ जी, ओके। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए। आप लिख सकते हो कॉफी माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ -b अपॉन ए, मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हैं -b, तो माइनस b क्या था, जल्दी से देखो आप,
बी क्या था? -7। -7 था। 7 नहीं था सर, -7 था, तो -7 लिखेंगे। अपॉन ए क्या था? 6 था, तो ए की जगह 6 लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? देन इट इज नेम इट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। रिलेशन सेटिस्फाइड, रिलेशन सेटिस्फाइड लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है क्या? कोई डाउट? सर दूसरा भी तो है। हाँ दूसरा भी है, वो भी मैं एक करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्या रहता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या था? 2/3 इंटू -1/3 ऐसे ही कुछ था ना? 3/2। ओके, रिवर्स हो गया। 3/2 इंटू ये, डन। इट बिकम -3/6। नेम इट इक्वेशन 3। ओके, अब इसको कंपेयर कराते हैं सी अपॉन ए से। क्लियर है क्या? ये रिलेशन हम पहले प्रूव कर चुके हैं। डेरिवेशन सी क्या था? -3, ए क्या था? 6। इक्वेशन 4 लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और आप इस तरीके से ना लिख के आप इसको फॉर्मेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखोगे? कोफिशिएंट कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वैसे इतना सफिशिएंट है, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये रिलेशंस क्लियर हो गए? कहीं कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है? क्लियर है? हमारे क्वेश्चन यही आएगा, पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके हमें जीरोस निकालने होंगे, और जीरोस निकालकर हमें उन जीरोस का रिलेशन प्रूव करना होगा कि हाँ जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वही है जो हमारे एक सिंबॉलिकल डेरिवेशन में हमने प्रूव किया था। मतलब हमें प्रूव करना होगा कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि इक्वल टू माइनस बी, यानी कि कॉफिशिएंट टर्म यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट टर्म अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ लार्जेस्ट टर्म। ठीक है? ठीक है क्या? हाँ, ओके। एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। सी यहाँ कांस्टेंट था और ए क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ लार्जेस्ट टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है? ओके, लार्जेस्ट डिग्री कह सकते हैं, टर्म नहीं कह सकते। तो ओके, इतना क्लियर है क्या? हाँ जी। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिए अभी हम जब जीरोस निकाल लेंगे ना, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दूंगा जिसमें हम जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे। ठीक है? ध्यान रखना, अब मैं फैक्टर मेथड यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्टर मेथड का इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ नहीं करना है। हम अब जो फार्मूला है वो यूज़ करने वाले हैं। सर फार्मूला क्या था पॉलिनोमियल ड्राइव करने का? पी एक्स इज इक्वल टू क्या था? बोलो। माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद रखना है आपको। हाँ जी, ओके। कई बार क्वेश्चन में अल्फा बीटा ना देकर क्वेश्चन में सीधे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाता है। वो क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं। आप अल्फा प्लस बीटा को सीधे सम ऑफ जीरोस पुट कर दो जो वैल्यू है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सीधे पुट कर देंगे जो वैल्यूज है। क्लियर है क्या आपको? हाँ जी। हम्म, हाँ जी सर। तो चलिए सम ऑफ जीरोस में क्या है? 7/6, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर रहे अपन। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है? -3/6। ठीक है, जस्ट पुट। ठीक है क्या? क्लियर? इसको क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। हाँ जी सर। चलिए, क्या रहेगा? देखो कोई दिक्कत? चलिए। हम्म, ठीक है, कोई डाउट? लेकिन सर आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते थे क्या? हाँ, तो ये बताओ क्या हो जाता? ये वही के है
जिसको हम पहले भी इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा था इस के का बड़ा रोल नहीं होता, ये वही के है, ये फाइनली जाना जीरो है, इसका ना जीरोज में कोई रोल होगा ना पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते में कोई रोल नहीं होगा इसका। ठीक है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया था और इसकी जगह हमने यूनिफॉर्म वैल्यू 1 ले ली थी। हम मान लेते थे कि कुछ कांस्टेंट नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट शुड बी 1, हमने ये माना था उधर। ठीक है क्या? हाँ जी, आ गया क्या समझ में इतना? कोई डाउट? चलिए अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ इसमें, फिर हम आगे चलेंगे और हम नेक्स्ट मुद्दे को डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ, आपका हमारे से उठाते हैं, एक सेकेंड, ये आपका आर एस का एग्जाम्पल नंबर तो नहीं, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं इसको, 44 पेज पर। ठीक है, इधर का एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी 3 एंड पी माइनस 1। देखिए कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल इन एक्स ये दे रखा था, यहाँ x था तो यहाँ पर भी x है, तो पॉलिनोमियल इन 3 मतलब x को चेंज कर कर क्या कर दिया गया है 3। पॉलिनोमियल इन -1 मतलब x को चेंज करके क्या कर दिया है -1। कुछ नहीं, बेहद आसान है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x बाय द गिवन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड फॉर x इक्वल्स टू -1। ठीक है, वी आर सॉल्विंग फॉर x इक्वल्स टू 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहाँ x है आपको x की जगह क्या रख देना है, जो वैल्यू प्रोवाइडेड है। ठीक है क्या? हाँ जी, क्या हो गया? 0। तो यानी कि P3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज अ, यहाँ पे एक चीज और आपको सीखने को मिली, वो वैल्यू जिनको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वो क्या होते हैं? जीरोस। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो द जीरोस। ठीक है क्या? लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ जीरोस निकलवाना नहीं था। ठीक है, ये आपका आया है, अच्छी बात है, हो सकता है जीरोस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जीरोस नहीं है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 2x -3 डन। ओके, इट बिकम -3 ओ इट इज ऑल्सो 0, यानी कि for x equals to -1 the polynomial is also becoming 0, hence x equals to -1 is also a zero of polynomial। ठीक है, x equals to -1 और x equals to 3 both are here zeros of polynomial। जरूरी नहीं है जीरो आना, अगर कुछ भी नहीं और जीरो आता नहीं आता, यानी मान लेते अगर कोई ऐसा रहता कि हम पुट करते इसमें P2 से 2 पुट करते, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -3, मैं इधर एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -3 ये था ना। चलो हाँ जी, ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू -3 मीन्स 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा इस ट्रिक को कहते हैं हिट एंड ट्रायल अप्रोच। ठीक है, इत्तेफाक से ये शुरू के दो वैल्यू उन्होंने खुद ऐसे दिए थे जिनको पुट करते ही आपके क्वाड्रेटिक के दोनों जीरोस मिल गए थे, यानी कि अब दुनिया में कोई ऐसी वैल्यूज नहीं बची इन दो के अलावा जिनको पुट करके ये जीरो आए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच से ऐसे ही आंसर निकाले जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, हिट एंड ट्रायल अप्रोच, तुक्का मार के पुट करो आंसर आए जीरो, ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना, तुक्का मारना हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट करना, ट्राई करना, हिट हुआ तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करेंगे। ओके, हिट एंड ट्रायल अप्रोच कहते हैं। और दूसरा है हम फैक्टराइजेशन मेथड हमने फॉलो करके सॉल्व किया था, फैक्टर्स बनाकर। ठीक है, फैक्टराइजेशन ज़्यादा इजी है, एक बार में आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल वहाँ पर हमें यूज़ करना है जहाँ पर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके, तो
आपको हो ये समझ में आ गया होगा, होप सो। ओके, ठीक है क्या, चलिए आगे चलते हैं। समझ में है इस एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल में ये क्या सिखाना चाहते थे? इस छोटे से एग्जाम्पल में ये बताना चाहते थे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का एक और तरीका होता है, वो है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। एक्स की वैल्यू पुट कर लो, अगर जीरोस आए यानी कि बिकम जीरो देन इट इज़ द जीरोस। और किसी पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं? उसकी डिग्री के बराबर। लीनियर का एक ही होगा, क्वाड्रेटिक में दो होंगे, क्यूबिक में तीन होंगे, बाई क्वाड्रेटिक में चार होंगे, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है क्या, होप सो आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन वगैरह हम सारा कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट आता हूँ, आपका है एग्जाम्पल नंबर 145 नंबर पेज। फ्रॉम आर एस इट इज एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 45। हाँ जी, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर आपने पी एक्स लिखा है, हाँ। सर मेरा नाम मोहन है, मैं एम एक्स लिखूँ? हाँ चलेगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा यू मस्ट राइट ऑल ए बी सी डी फ्रॉम द पॉलिनोमियल, यानी कि कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट एंड अल्फा एंड बीटा आफ्टर गेटिंग देम सॉल्व्ड। ठीक है, एंड देन क्लैरिफाई योर रिलेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेरे को बताएंगे आप ए क्या है? टू, ये लिखना है? हाँ सर लिखना है। बी क्या है? 5। सर जरूरी है लिखना? मेरा सजेशन अगर मानते हो आप लोग तो मैं कहूँगा जरूरी, ऐसा लिखो, इससे बहुत आसान रहता है, गलती नहीं होती है। ठीक है, और अपन क्या निकालने वाले हैं? चलो, हाउ मैनी मेथड्स आर हेयर टू सॉल्व इट? देर आर मैनी मोर मेथड बट वी हैड जस्ट लर्न अबाउट टू मेथड्स। ठीक है, हमने दो मेथड अभी देखे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हाँ जी, तो भैया आप जल्दी से बताओ हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? हम सर फैक्टर वाला। ओके, तो हम मान लेते हैं टू फाइंड द जीरोस द पॉलिनोमियल लेट द पॉलिनोमियल बी जीरो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो गया। ठीक है, 12, पहले सबसे पहला क्या रहता है? सबसे पहले क्या चेक करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस पॉलिनोमियल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बच्चा भूल भी जाता तो गलती नहीं होती, लेकिन बच्चों अगर मैं इसको इधर और इसको इधर लिख दूंगा ना, तो तुम लोग को सॉल्व करने में नानी याद आ जाएंगी। ठीक है, अरे मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ ध्यान रखना। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ही सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो चेक जरूर करना, अपनी हैबिट डालेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर पेपर सेट करते समय इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन जानबूझकर उनमें ऐसी ट्रिक सेट कर देता है कि वो कुछ बच्चे तो जरूर गलत करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें मैक्सिमम चांस इन द एग्जामिनेशन पेपर ये होता है कि वो ऐसा जरूर करते हैं कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी जाती। ठीक है, हाँ जी, अभी हम और भी बात करेंगे इसके बारे में। हाँ चलिए, 12 टू ज़ा, 24, सेट द फैक्टर्स दैट ऑन सब्ट्रैक्शन इट बिकम 5। 8 and 3। 8 and 3 जस्ट। ठीक है, जो बच्चे डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं वो 5 को रिप्लेस करके ब्रैकेट में 8 - 3 लिख के सॉल्व करेंगे। और अभी भी किसी बच्चे को लगता है तो एक काम करा करो, मन में इन दोनों को सॉल्व कर लो। +8 - 3 क्या हो गया? +5। +5 था, यस सही है। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, क्या कॉमन है? 2x हाँ जी, x by x plus 4। देखो ध्यान से, ये x+4 है, दोनों पॉजिटिव टर्म है, और ये दोनों नेगेटिव टर्म है। ठीक है ना, माइनस दोनों टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन लेना रहेगा। ठीक है, थ्री -3। प्लस 4 हाँ जी, प्लस 4 2x माइनस। एक बार a = 0 और एक बार b = 0, ध्यान है क्या? आप और एंड कुछ भी शब्द लगा सकते हैं, चलेगा। ठीक है, ये क्या मिल गया? जीरोस जीरोस। 3/2। सर क्या अल्फा -4 ही होगा,
बीटा नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन सेटिस्फाइड करने हैं। देखिए वैल्यू क्योंकि यहाँ लिखी है तो मैं इसके बाद जो वहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, हम क्या रिलेशन को पहले से इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हम राइट साइड को अलग लिखेंगे, लेफ्ट साइड को अलग लिखेंगे और दोनों को इक्वल लाकर कंपेयर कराकर इक्वेशन को हम लिखेंगे रिलेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज। आप देख लेना, सम ऑफ जीरोज को अगर आप सेंटेंस में लिखना चाहें सेंटेंस में लिख देना। सब थोड़ी हेल्प करोगे क्या, बोलोगे क्या? we say it's equation 1 minus b upon a minus b minus upon a 2, ठीक है। it's equation 2, ठीक है। from equation first and second, or we can say on comparing equation first and second we can say alpha plus beta is equal to minus b upon a from equation first and second, और आप कह सकते हैं on comparing equation first and second, ठीक है। क्या क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है इतना? क्या सेकंड रिलेशन सेल्फ सेटिस्फाइड करा लेंगे? चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या इसको किसके साथ कंपेयर कराना है? सी अपॉन ए। व्हाट इज द सी हेयर? व्हाट इज द ए? इट्स 4 2, ठीक है। क्या डन? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि दो इक्वेशन ऑलरेडी नेम्ड हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ और ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्लियर है क्या? इस तरीके के ये बेहद आसान क्वेश्चन हैं, आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं और जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा वहाँ से मैं बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 3, यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है जरूर, उसको मैं क्लियरिफाई करता हूँ। ये आपका पेज है 46, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल है एफ एक्स, मैंने पहले ही बता दिया था, आप पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एफ एक्स एम एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या हाँ, आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। आपको जीरोज निकालने और रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है सर। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री दो ही टर्म है, हाँ दो टर्म है, ठीक है। सबसे बड़ी डिग्री, हाँ उसके बाद उससे छोटी, हाँ ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब सर मुद्दा आता है ए बी सी का। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप अगर कंपेयर करेंगे अपने मन में, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ क्या प्लस एक्स वाला टर्म है? अभी मैंने ए बी को स्पेस छोड़ दिया इधर, हाँ नहीं है सर। तो जो टर्म नहीं है उसके कितने हम कॉफिशिएंट लेके ये एक ही बात हो यहाँ पे। अगर मैं इधर 0x लिख दूँ, है ना, अगर मैं 0x लिख दूँ इधर और इसको सॉल्व करूँ तो क्या ये सिमिलर यही बनेगा? तो यानी कि हमारा जो टर्म मिसिंग है हम उसका कॉफिशिएंट क्या लेंगे? 0, ठीक है। अगर हमारा कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कॉफिशिएंट हम क्या लेंगे? 0। अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो हम उसको भी 0 ले लेंगे, ठीक है। क्या क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो इसमें बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, बेहद आसान है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा। क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में चीज़ें बदलती हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी और कांस्टेंट का मतलब सी। तो भैया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो था ही नहीं, हाँ तो ठीक है ना, उसको क्या मान लेंगे? 0। कांस्टेंट, ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में प्लस साइन होता है, अगर आपके साइन माइनस है किसी टर्म के तो आप उसको कोफिशिएंट और कांस्टेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। क्या हाँ जी सर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देयर आर टू अप्रोच, हिट एंड ट्रायल। आप कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो, रियल वैल्यू पुट करनी है, नॉन रियल नहीं, रियल कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी रियल वैल्यू पुट करो जिसको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ये दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड।
चलिए मैं दोनों से इसको बताता हूँ। पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ, ठीक है। हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना, इसलिए पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ। ध्यान से देखिए, क्या मैंने सही लिखा? तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। अगर रूट 2 की मैं बात करूं तो इसके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं? आइदर इट इज प्लस रूट 2 और इट इज माइनस रूट 2। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसको क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये था ना, इधर अगर मेरे को इसको जीरो लाना है, बेटा हिट एंड ट्रायल अप्रोच में हम पहले से जीरो नहीं लिख सकते, आपको ध्यान होगा हम पुट करते थे, जब जीरो आता था तो हम कहते थे हाँ ठीक है। अगर बेटा हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें तो क्या होगा? P1, अच्छा एफ एक्स था ना ये, हाँ तो F1, बोलो साहब। -1 आंसर। सर ये तो जीरोज नहीं है, हाँ नहीं है सर। हम x की जगह 2 रखें तो F2, सर ये भी जीरोज नहीं है, हाँ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। अगर हम एफ एक्स में, जस्ट अ मिनट, एक्स की जगह पर रूट 2 रखें, रूट 2 सिंपल रूट 2, आई एम सेइंग प्लस रूट 2 रख देते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। बताओ। यस सर, ये तो आंसर है, सेटिस्फाइड किया, ओके। अगर मैं x की जगह पर माइनस का रूट 2 रख देता हूं तो चेक करते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, माइनस रूट 2 रियल नंबर है, नॉन रियल नहीं है ये। रूट -2 अंडर द रूट और -√2, क्या ये एक ही बात है? -2 अंडर द रूट और -√2, क्या ये एक ही बात है? द आंसर इज नो। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, बट ये इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये नॉन रियल है और ये रियल है, ठीक है। क्लियर है? मैं बिल्कुल क्लियर करके दूंगा इस बात को। ठीक है क्या? यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 दोनों पॉसिबल आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब उसको भी समझ लेते हैं। अगर मान के चलो एक वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू 2, तो बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर कोई वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू -2, तो बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, अरे क्लियर है आपको? अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो बताओ मेरे को, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा? 3। आपने क्या लिखा? 3। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो एक्स आपने लिखा 3, ठीक है। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, पता है? आपने ये मान लिया कि ये फर्स्ट सिचुएशन ही है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मैंने ये वाली सिचुएशन से क्रिएट किया है, यानी कि मैंने x3 मानकर x इंटू एक्स करके इसको 9 लाया है, यानी कि 3 इंटू 3 करके 9। आपको मालूम है पहले से, आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ये मैंने एक्स की वैल्यू क्या लेकर बनाया है, +3 या -3, मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो क्या हो सकता है सर, या तो आपने +3 इंटू +3 करके इसको सॉल्व किया होगा, या फिर सर आपने इसको -3 इंटू -3 करके, है ना। तो अगर आप केवल +3 बोलते हैं, जो अभी तक 9th क्लास में आप बोला करते थे, ठीक है, तो आप अधूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, whenever we are solving x square is equals to a, then x is equals to always plus minus root a, either the value
इज इन पॉजिटिव और इट इज इन नेगेटिव। या तो ये प्लस का होगा या फिर ये माइनस का होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है क्या? हाँ जी। तो इसीलिए ये सारा का सारा 18 ट्रायल किसी काम का नहीं है हमारे। ये केवल मैंने ये डबल आंसर में एक प्लस एक माइनस क्यों लेते हैं ये सिखाने के लिए आपको बताया था। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे इरेज कर दे जल्दी वाला। हटो, चलो ठीक है क्या? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी नंबर का रूट लेंगे तो रूट में जो आंसर रहेगा ना वो प्लस भी पॉजिटिव है रूट और माइनस भी पॉजिटिव है। ठीक है, द नंबर शुड बी रियल नंबर, नॉन रियल तो कभी होते ही नहीं सकते वैल्यू, है ना, पॉसिबल इम्पॉसिबल वैल्यू। ठीक है क्या? तो बताओ यहाँ पर कितने आंसर आ गए? दो। ठीक है, एक को हम क्या नाम देंगे सर? अल्फा, अल्फा, और एक को बीटा। सर हमने अल्फा मान लिया, इफ प्लस रूट टू तो बीटा हो गया माइनस रूट टू। क्लियर है? ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या होता है? ओके, नेक्स्ट चैलेंज हमारा क्या होता है? सेटिस्फाइड द रिलेशन, सेटिस्फाइड द रिलेशन। तो हम इसके लिए क्या करते थे? दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते थे। एक में पहले हम क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट टू प्लस माइनस रूट टू बिकम ज़ीरो। इसको किसके साथ कंपेयर कराना होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी ज़ीरो अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखेंगे ये इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू, तो हेंस वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, द रिलेशन इज सेटिस्फाइड। सिमिलरली आप सेकंड वाला भी लिख लेंगे क्योंकि अब आपको आ गया होगा और बहुत इजी बातें हैं इसलिए उसको मैं नहीं लिखने वाला। ठीक है क्या? हाँ जी सर, चलिए आगे चलते हैं। एक ये रूट वाला है, बच्चे रूट से बड़ा घबराते, वैसे तो 9th क्लास में इसकी आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और आपको आता होगा, बट स्टिल इसको भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपका है एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है आपका 46। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है क्या? आपको इसको जीरोज निकालने हैं और देयर आफ्टर आपको रिलेशन सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है क्या? ध्यान से, सबसे पहला टारगेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना कि क्या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ओके सर, x² वाली टर्म है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी। यस सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका क्या तरीका है सर? x² के कॉफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराओ, इट बिकम 12। 12 के ऐसे फैक्टर अरेंज करो कि प्लस करने पर 8 आ जाए। वी कैन से इट इज 6 इंटू 2, 6 2 12। ठीक है क्या? क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं कि पॉलिनोमियल ज़ीरो है किसी x की वैल्यू पर। ठीक है, लेट द पॉलिनोमियल इज जीरो फॉर इट्स जीरोस से x। ठीक है, हाँ जी डन। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, जब भी इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिले कि आपका एक टर्म रूट्स में हो, है ना, और दूसरा टर्म एक इंटीजर्स की फॉर्म में हो, तो आपको क्या करना है? चेक करना है क्या आपका इंटीजर प्राइम नंबर है ना। अगर आपका इंटीजर प्राइम नंबर है तो ध्यान रखना, अगर ऐसा रहेगा तो वो प्राइम नंबर हो सकता है जो रूट वाली टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर हो। मतलब अगर इधर 3 होता, ठीक है, अगर ये 6 की जगह पर क्या होता? 3 होता, तो क्या मैं इसको √3 इंटू √3 मान लेता? यस सर। तो फिर √3x² माइनस √3 इंटू √3x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाता? √3 कॉमन आ जाता, x कॉमन आ जाता। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें आपका जो इंटीजर है ना ये प्राइम नंबर ना हो, तो क्या करना है? इसके
रफ में ऐसे फैक्टर लिख लेने हैं, ठीक है। जब भी आप इसके ऐसे फैक्टर लिखोगे ना, इन फैक्टर में एक बड़ी खास बात मिलेगी कि इन फैक्टर में जो एक नंबर मिलेगा प्राइम नंबर, वो हमेशा आपके रूट वाले टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा, या उसके साथ वाला जो प्राइम नंबर है इन दोनों का इन ये दोनों उस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अदरवाइज ऐसा रहेगा तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मैं इस 3 को अब ऐसे लिख दूं? ध्यान से समझ लो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी बोलो। क्लियर है? हाँ। अब ध्यान से देखो, नंबर्स में इधर क्या है, 3 इधर 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या कॉमन आ जाएगा? रूट 3 इधर क्या बचेगा? 2 रूट 3 1, और इधर 2 रूट 3। डन। माइनस। चलिए, हाँ जी। तो सर ये 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, और 2 इंटू, क्योंकि रूट 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 तो एज इट इज रहेगा, है ना, और 3 को लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3, तो 6 हो जाएगा हमारा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। क्लियर है क्या? 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं अभी इसको लिख देता हूँ, अगला वाला मैं आपसे करवाने वाला हूँ, ठीक है क्या? मैं आधा हिस्सा सॉल्व कर रहा हूँ, आधा अभी आप लोग करेंगे। इसको मैं एज इट इज छोड़ के रखूँगा। ठीक है। अब जो रिमेनिंग हाफ है वो आपको सॉल्व करना है, मैं वेट करता हूँ आप लोग का। हाँ जी। सॉल्व करके देना है।
हाँ जी। हाँ। हेलो। आवाज़ आई? हाँ जी। ठीक। हाँ तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। एक्चुअल में काफ़ी इजी था, कुछ था ही नहीं उसमें। मैंने डराने के लिए छोड़ा आपको। वैसे मेरे को लग रहा था कि उधर कुछ अच्छा सा सॉल्व करने का रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। चलिए, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। ये सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले √3x कॉमन लिया, x -2√3। फिर हमने -2 कॉमन लिया। सर माइनस क्यों कॉमन लिया आपने? देखो भैया, इधर ये है प्लस का टर्म, ये है माइनस का टर्म, इधर है ये माइनस का टर्म, ये है प्लस का टर्म, ठीक है। यानी कि x वाला टर्म आपका माइनस था और कांस्टेंट प्लस था, जबकि इधर x वाला प्लस और कांस्टेंट माइनस है। वी नीड टू चेंज द साइन। इफ इन दिस केस वी नीड टू चेंज द साइन, वी हैव टू टेक माइनस कॉमन। यानी कि प्रैक्टिकली कॉमन क्या होता है, ये बातें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि वी जस्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम वैल्यू इन द नंबर टर्म, ठीक है। क्लियर है? और उसमें से एक को हम सॉल्व कर देते हैं और एक को हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हमने मल्टीप्लाई को आगे शो कर दिया, यानी कि -1 आगे शो हो गया, और डिवाइड को हमने सॉल्व कर दिया, सिंपल। ठीक है, बाकी आप सिंपली ऐसा ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई साइन चेंज कर दिए सारे माइनस कॉमन लेने से। ओके, चलिए। ये आपका आ गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आप रिलेशन जस्ट पुट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, एक में कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा। सर आपने ए बी सी तो लिखा नहीं, हाँ मैं भूल गया था। आप लोगों को ए बी सी लिखना है। ए इज़ टू √3, बी इज़ टू -8 एंड सी इज़ टू 4 + 4 सॉरी। ओके, हाँ जी। टेक द एलसीएम, इट बिकम 6 + 2 8 वाई √3। डन। नाउ चेक माइनस बी अपॉन ए। भैया ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने जरूर बताया, बट स्टिल आपको फॉर्मूले एक बार ड्राइव खुद करने चाहिए और आपको याद कर लेने चाहिए। -b है आपका, b है आपका -8 और a है 3 माइनस, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, on comparing equation first and second, we can say alpha plus beta is equal to -b upon a, hence the relation satisfied। क्लियर है क्या? सेकंड रिलेशन आप खुद भी निकाल कर सेटिस्फाइड करा सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन 1 एंड -3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सेटिस्फाइड द रिलेशन। भैया अगर जीरोज दिए हैं 1 एंड -3, यानी कि अल्फा 1 हो गया, बीटा -3 हो गया। पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए नहीं। अरे भैया फार्मूला जीरोज दियो और निकालने वाला फार्मूला आपको यूज करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो x² माइनस ये है सर 1 प्लस -3 x प्लस 1 इंटू -3 x², ये रहेगा +2x और ये होगा -3। इट इज योर पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है क्या? नाउ फाइंड द जीरोज एंड सेटिस्फाइड द रिलेशन। नो नीड टू फाइंड द जीरोज बिकॉज जीरोज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, ठीक है। जस्ट सेटिस्फाइड द रिलेशन। -1 जस्ट -2 अपॉन 1, ये माइनस फार्मूले का है, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज टू -b अपॉन ए। ओके, क्लियर है क्या? इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 2A पूरा कर लेंगे। एक्सरसाइज 2A में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2A जस्ट बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। 2B में क्यूबिक है, इसका मैं पूरा फिर से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग साथ में क्या कर सकते हैं, आप 2A कर सकते हैं पूरा,
ठीक है। क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपका होमवर्क भी मांगने वाला हूँ। 2A फुल करना है, 2C में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन केवल करने हैं, ठीक है। 2C में केवल क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी डाउट है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो हम डिस्कस करेंगे। आई रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट मस्ट गो with R.D. Sharma for this chapter स्पेशली, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैंने नहीं कहा कि आप पहले चैप्टर को भी आरडी से करें, जो बच्चे करना चाहते हैं करें, अच्छी बात है। लेकिन मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिनोमियल को आरडी शर्मा से जरूर करें। अच्छा, दूसरा एक फेवर और चाहिए, इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट हैव द आरडी शर्मा, लेटेस्ट आरडी शर्मा, देन दे मस्ट शेयर द फोटोज़, ठीक है। जिस पे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया हो बच्चों ने, उसका फ़ोटो ज़रूर ग्रुप में शेयर कर लेना, जिससे क्या रहेगा, जो बच्चे जिनके पास आरडी शर्मा नहीं है वो इसको कर पाएंगे, ठीक है। आप सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नहीं भेज सकते, तो आप केवल क्वेश्चंस की फ़ोटो प्लीज़ भेज देना, ठीक है, जिनके पास अच्छी आरडी हो, लेटेस्ट आरडी हो, जो बहुत ज़्यादा गंदे उसमें बच्चे ने नहीं किया हुआ हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करना, ठीक है बच्चों। बोर्ड के एग्ज़ाम जस्ट 8 मंथ बाद हैं आपके, है ना। फेब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपकी बेस्ट हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लासेस को हम होल्ड पे रखे थे, ठीक है ना। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और मैं कंपनसेट करूँगा जो आपका लॉस हुआ है, आप चिंता ना करें इस चीज़ को, ठीक है क्या। हाँ जी, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो आप लोग को होमवर्क समझ में आ गया, आपको 2A पूरा कर लेना है, और 2C के सारे क्वेश्चंस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड हो वो आपको कर लेने हैं, ठीक है क्या, ओके। जो भी इससे रिलेटेड डाउट है आप ग्रुप में शेयर करेंगे, कौन से वाले ग्रुप में, जो हमने वर्चुअल क्लास का मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और जो अपने रेगुलर ग्रुप्स हैं उसमें आप लोग कोई डाउट शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ इस लेक्चर को, ठीक है, ओके, गुड बाय।